हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अभ्यास 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये क्लास 2026-27 की बात कर रहे हैं, कक्षा 10 में गणित की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2.1 तक हम 2.2 तक सारे सवाल कर चुके हैं और उसमें कुछ बेसिक भी मैंने बताया था। जो 2.1 अभ्यास हमने की थी उसमें कुछ मैंने बेसिक भी बताया था, तो आई होप वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो कृपया करके जरूर देख लें, क्योंकि उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अभ्यास 3.1 की। 3.1 में क्या है, तो बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है, रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक लेकर चलेंगे। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो बिल्कुल शुरू से बात करेंगे। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, तो रैखिक समीकरण वही होते हैं जिसकी पावर में एक हो। ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। हालांकि ये 2.1 जो मैंने बताई थी, तो इसमें मैंने रैखिक समीकरण के बारे में बताया था, द्विघात समीकरण के बारे में भी बताया था। लेकिन अभी हम बात करेंगे रैखिक समीकरण की कौन से होते हैं। तो ये होते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब जिसकी पावर, जिसमें दो चर हो। देखो, दो चर मतलब एक एक्स है इसमें और एक वाई है, तो दो चर हो गए। और रैखिक समीकरण है, इसका मतलब इसके पावर में वन है। किसी की पावर में कुछ नहीं होता, उसकी पावर में वन होता है। तो इसकी भी पावर में वन है, इसकी भी पावर में वन है, मतलब चरों की पावर में अगर वन है तो ये रैखिक समीकरण माने जाएंगे। अगर ये दो चर में है तो एक्स वाई आ जाएंगे, मतलब कुछ भी आ सकते हैं इसकी एक्स वाई की जगह पर कुछ भी, लेकिन इसी फॉर्म में ये मिलता है रैखिक समीकरण। यह है रैखिक समीकरण, ना कि युग्म। अगर हम बात करें युग्म की, तो इसका मतलब क्या होता है युग्म का। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म की। तो रैखिक समीकरण युग्म, युग्म में लिख देता हूं। युग्म में मैंने दोनों समीकरण लिखने हैं। तो a1x लिख सकते हैं, b1y लिख सकते हैं, c1 बराबर 0। ये क्या है, पहला समीकरण। अगर हम दूसरे की बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, दूसरा समीकरण। मतलब इसी का रैखिक समीकरण का ये दूसरा वाला भाग है। अगर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों हमने लिख दिए तो ये क्या है, युग्म बन गए। ये क्या बन गए, युग्म बन गए। इस टाइप की समीकरण हमें दे रखी होंगी जहां पर ए बी सी की जगह पर कोई मान दे रखा होगा, कोई अचर पद दे रखा होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जहां ए बी कॉमा सी क्या है, अचर पद, अचर। और x और y क्या है, चर। ठीक है, ये बात याद रहेगी। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था कि चर और अचर क्या होते हैं। कौन सी क्लास में, जब मैंने संख्याएं बताई थी, इसमें वास्तविक काल्पनिक संख्याएं, सम विषम अभाज्य भाज्य सारी संख्याओं के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे फर्स्ट क्लास, सबसे पहली क्लास जो थी वो 2026 की, वो संख्याओं की थी। और उसी में मैंने चर अचर के बारे में, संख्याओं के बारे में डिटेल में बताया। अगर आप बीच में से देख रहे हैं क्लास, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखिए। जो 2026-27 का बैच मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन, उसमें सबसे पहले मैंने संख्याओं के बारे में बताया, फिर विभाज्यता के नियम बताया, फिर अभ्यास को स्टार्ट किया है। तो अगर सीरियल से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप देख लीजिए, समझ में ये भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आई होप ये रैखिक समीकरण आपके और रैखिक समीकरण युग्म आपके समझ में आए होंगे। अब हम कुछ और बेसिक की बात करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक होता है। मैं सारणी आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा। मैं कुछ बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, दोनों समीकरणों का जब हम अनुपात निकालते हैं, मतलब a1 के अपॉन में a2 रखेंगे बराबर b1 के बटे में b2 रखेंगे बराबर c1 के बटे में c2 रखेंगे। तो ये क्या है, तो यह है अनुपात। ये क्या है, तो यह है दोनों समीकरणों के युग्म का अनुपात। इसी से हम पता कर पाएंगे कि समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा पूरी लिस्ट, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा अगर b1 अपॉन b2, मतलब अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है,
ये मैं लिख देता हूं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 को, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब ये हम अगर समीकरण जो भी दे रखी होंगी और दोनों समीकरणों में हमें तुलना करनी होगी, जो A1 A2 का मान हम निकालेंगे समीकरणों में, तो दोनों समीकरणों में हमें तुलना करनी होगी और अनुपात में रखना होगा। अब अगर पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं आता है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। वो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, मतलब A1 अपॉन A2 दोनों आपस में और B1 अपॉन B2 दोनों के मान सेम आ जाए, लेकिन दोनों के मान सेम की जगह पर तीसरा वाला एक जैसा नहीं आए, मतलब ये दोनों सेम आ जाए, ये कोई अलग आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब सवाल हम करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं अगर तीनों बराबर आ जाएं तब कैसी कंडीशन होगी, अगर तीनों बराबर आ जाएं तब कैसी कंडीशन होगी, तब ये संपाती होंगे, तब ये संपाती रेखाएं होंगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होता। समांतर का मतलब जैसे दो रेखाएं आमने सामने हैं, समान दिशा में जा रही हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं है। जब कभी नहीं मिलेंगी तो ग्राफ नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेंगे तो ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा, तब इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, किसका, समांतर का। ये चीज ध्यान रखना, क्या, कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ये तो बीजगणितीय रूप है, ये ग्राफीय निरूपण है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है भाई, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है भाई, तो अद्वितीय हल का हल होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं होगा, कोई एक ही होगा, तो केवल एक हल, ठीक है। अगर संपाती होंगे तो संपाती में कितने हल होंगे इसके, संपाती में कितने हल होंगे इसके, तो संपाती में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, क्या, अगर संगत असंगत पूछ लिया जाए हमसे, देखो पूरे चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो भी बेसिक है वो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो अगर ये बेसिक आपके समझ में आ गया तो सारी अभ्यास जो चैप्टर 3 की हैं वो सारी अभ्यास आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। अगर संगत असंगत पूछ लिया जाए फिर कैसे करोगे, तो एक बात समझ लेना मेरी, जिस किसी भी कंडीशन में कोई हल होता है, मतलब किसी भी समीकरणों का अगर कोई भी हल होता है, चाहे वो केवल एक हल हो, चाहे वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो, मतलब अगर एक भी हल है या एक से ज्यादा भी हल है तो वो संगत होगा। तो वो कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत, ठीक है। तो वो कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है तो ये असंगत, में नीचे लिख देता हूं। तो ये कैसा होगा, असंगत। जिसका कोई हल होगा वो संगत, और जिसका कोई हल नहीं होगा तो वो कैसा होगा, असंगत। और असंगत की कंडीशन में क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं कब आएंगी, जब पहला दूसरा बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है। तब अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अनेक हल है, मतलब हल तो है ना, तो हल है तो संगत है, हल है तो संगत है, ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा बेसिक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अभ्यास की। अभ्यास हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 3.1 का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा।
तो पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, इसका मतलब चतुर्थांश में हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। भाई कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली में प्रतियोगिता में भाग लिया। एक प्रतियोगिता थी गणित की, उसमें भाग लिया। अब देखो 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, लेकिन अभी आज तक हमें ये नहीं पता चला कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी और लड़के कितने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या पर डिपेंड करता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे प्रश्न अनुसार, पढ़ लेते हैं। सवाल तो पढ़ लिया, अब हम निकाल लेते हैं। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई मतलब जो भी हम मानेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है हमें, और ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन सरल होगा। सबसे पहले हम समीकरण बनाना सीखेंगे। समीकरण बनाने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो समीकरण बना लेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे माना। यहां से हल स्टार्ट कर दिया है हमने। ठीक है, माना क्या कि लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या, मान लेंगे तभी तो आएगा, लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। प्रश्नानुसार करेंगे, 2 शर्तें दे रखी हैं इसमें। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। मैं पहली शर्त में अगर हम बात करें तो पहली शर्त में जो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी और लड़कों की। तो x प्लस वाई, लड़कियां भी हो सकती हैं लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला के कितना है 10, दोनों को जोड़ के कितना है 10। समीकरण 1 आ गया। अब दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो दूसरी शर्त में ये बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना, लड़कियों की संख्या x, मतलब ये जो लड़कियों की संख्या यानी कि x जो है ना, x वो लड़कों की संख्या से यानी कि 22 से 4 अधिक है। अगर अधिक आएगा तो जोड़ेंगे, कम आएगा तो घटाएंगे, गुना आएगा तो गुणा करेंगे, और भाग आएगा तो भट्टे में लगाएंगे कि भाग करेंगे। ठीक है, अब एक्स वाई को एक तरफ ले लो और बिना एक्स वाई को एक तरफ। तो एक्स तो उधर ही है, वाई को भी इधर ले लो। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समीकरणों को जल्दी सॉल्व कर पाए। समीकरण 1 और समीकरण 2 एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि लड़कियों और लड़कों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में पूछा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था सही रहेगी हम वैसी व्यवस्था इसमें करेंगे। मतलब इतनी छोटी सी लाइन लिख के, अगर हम देखो समीकरण 1 व 2 से इतनी सी लाइन लिख के हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में, लेकिन अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, घटाओगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, गुणा करोगे समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर, इस तरह से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इतना सा लिखो और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तब क्या करेंगे, समीकरणों को ऊपर नीचे रख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम समीकरणों को सॉल्व कर पाए। अच्छा, समीकरणों को ऊपर नीचे रखने का मेथड क्या होता है? ये समीकरणों को ऊपर नीचे रखने का मेथड होता है विलोपन विधि। आगे पढ़ेंगे,
एक दो अभ्यासों के बाद आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, बर्जगुणन विधि क्या होती है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं मैं कि समीकरणों को हल कैसे किया जाता है उसका मेथड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम समझेंगे कि विलोपन विधि क्या है। ठीक है, विलोपन विधि भी आएगी, समीकरणों को हल करने का एक प्रॉपर मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, इसमें समीकरण बना ली, रेखिक समीकरण युग्म बना लिए, ये रेखिक समीकरण युग्म है, ये दो आंसर आपके ये आ गए हैं। रेखिक समीकरण एक ये समीकरण बन गया रेखिक समीकरण, दोनों का हमने ऊपर नीचे रख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम समीकरणों को हल कर सकें। और अब क्या करेंगे, देखो प्लस कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, और ये एक्स और ये एक्स दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का बराबर 10 और 4 14, काट लो 7 बढ़ जाएगा, क्योंकि बटे में जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए यही काट लो 7। एक्स का मान किस में रखोगे, जो बाई का आ जाए, मतलब एक्स क्या था, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास आ गई कितनी, 7। लड़कियां कितनी थी, 7, तो लड़के लड़के कितने होंगे, तो लड़के देख लेते हैं। एक्स का मान रख के किसी भी समीकरण में, तो एक्स का मान समीकरण एक में रख देते हैं, एक में रखने पर या इतना ही रहने दो। एक्स की जगह पर 7 रखेंगे, प्लस बाई ऐसी रहेगा बराबर 10। 7 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और बाई का मान आ गया कितना, 3। तो लड़कियों की संख्या, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। लड़कियों की संख्या कितनी आई, 7। लड़कों की संख्या कितनी आई, 3। दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। इसका मतलब हमने सही निकाला। अगर चेक करना चाहो कि एक्स और वाई के मान कैसे निकाले, हमने सही निकाले हैं गलत निकाले हैं, अगर डाउट हो तो किसी भी समीकरण में दोनों के मान रख देना, दोनों साइडें बराबर बराबर आनी चाहिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 इसमें रख दो, दोनों मान एक्स की जगह पर 7 रख दो, रख के देख लेते हैं वैसे ही चेक करने के लिए, प्लस वाई की जगह पर 3 रख दो, बराबर 10 चल ही रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 10 बराबर 10। इसका मतलब हमने दोनों के मान सही निकाले हैं, राइट। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, देखो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या आ गई है। अब हम बात करेंगे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ग्राफीय विधि मैं अगले पेज पर करूंगा, ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो अब हम बात करेंगे ग्राफीय निरूपण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं बिंदु यानी कि निर्देशांक। निर्देशांक जैसे कि एक्स, वाई में कुछ भी आ सकते हैं, 3 कम से कम चाहिए होंगे हमें, ताकि हम ग्राफ खींच सकें, ठीक है। तब समीकरण 1 से हम बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन सरल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे समीकरण, अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ, हमने उतना कर लिया है, लेकिन ग्राफीय निरूपण के लिए, ग्राफीय विधि के लिए हमें आगे करना पड़ेगा। समीकरण 1 कौन सी थी, एक्स प्लस वाई बराबर 10। इस सवाल को अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्यों, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तब क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई बराबर 10 का समीकरण 1 द्वारा, फिर समीकरण 2 द्वारा भी लिखेंगे। समीकरण 2 से भी हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे, यानी कि निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तब क्या करेंगे, दोनों में से कोई स्वतंत्र हो तो इधर भेज दो। तो स्वतंत्र का मतलब एक्स और वाई के गुणा भाग में कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो इधर भेज दो। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना तो एक्स है ना ही वाई के गुणा भाग में, मतलब दोनों ही स्वतंत्र है, मतलब दोनों ही स्वतंत्र है। तो किसी को भी रोक लो, किसी को भी इधर भेज दो, मर्जी है। तो एक्स को मैंने यही रोक लिया, वाई को इधर भेज दिया, ठीक है। अब हमें वाई के कोई ऐसे 3 मान रखने, कम से कम 3 रख लेना, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रख सकते हो, मर्जी है, लेकिन कम से कम 3 रख लेना। वाई के जगह पर हमें सॉरी, वाई की जगह पर हमें कोई ऐसे मान रखने हैं कि कम से कम आ जाए, मतलब संख्या ज्यादा लंबी ना हो। अगर लंबी होगी तो ग्राफ भी बहुत लंबा जाएगा, तो हम चाहते हैं कि कम से कम संख्या बन जाए। जैसे कि वाई का मान अगर हम कितना रख दें, 5 रख दें, तो 10 में वाई की जगह पर 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, इसका मतलब कम है। कोशिश करेंगे 10 से नीचे नीचे आ जाए, अगर 10 से ऊपर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही हमारी कोशिश है कि बड़ी संख्या ना जाए ज्यादा, अगर बड़ी संख्या जाएगी तो ग्राफ भी बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 5 रख दिया, 6 रख दिया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, और 7 रख दिया, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा रखने पर। तो बारी बारी से रखेंगे समीकरण, इसमें रख देते हैं 5 लेने पर। सबसे पहले 5 ले लो, यहां रख दो, x बराबर 10 माइनस के बाई की जगह पर पहले क्या रखें, 5, तो कितना आएगा, 5।
तो कितना आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, x बराबर 5 आ गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि पहचान रहे। अब क्या करेंगे, अब y बराबर कौन सा लेंगे, y बराबर 6 लेने पर, y बराबर 6 लेने पर, तो यहां पर ही तो रख रहे हैं x बराबर 10 माइनस के 6, तो x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर 4। अब क्या करेंगे, y बराबर कितना लेने पर, y बराबर 7 लेने पर, y बराबर 7 लेने पर, मतलब जो मान हमने रखे थे अपनी तरफ से रखने हैं, कम से कम 3 रखने हैं, वो बारी बारी से हम इसमें रख के x का मान निकाल रहे हैं। तो y का मान 7 लेने पर, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब तो 10 माइनस के y यानी कि 7 और 10 माइनस के 7 यानी कि 3। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब हमें छोटी सी टेबल बनानी है भाई। अगर हमने छोटी सी टेबल बना ली तो इससे हमारे बिंदु निकले आसान हो जाएंगे, इससे हमारे बिंदु लिखने आसान हो जाएंगे। अच्छा, कितने बॉक्स बना सकते हो, 4 बना लेना, क्योंकि 3 मान रखे हैं, 4 बना लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा। तो अब इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें बिंदु कैसे बनाने हैं, टेबल में कैसे फिट करने हैं। ठीक है, अगर टेबल बना लोगे तो बिंदु यानी कि निर्देशांक लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट रहेगा नहीं। तब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने y का मान कौन सा रखा, 5। जब y का मान हमने 5 रखा तो x का मान कितना आया, मतलब 5 रखने पर कितना आया, x का मान 5 आया। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, y का मान हमने 6 रखा, y का मान हमने 6 रखा, तो y का मान 6 रखने पर x का कितना है, 4। y का मान 7 रखा तो x का कितना है, 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पर निर्देशांक। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, निर्देशांक, मतलब बिंदु बोलो या निर्देशांक एक ही बात है। ठीक है, निर्देशांक। तो अब निर्देशांक कैसे लिखते हैं हम, x, y लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, x, y। देखो अगर आपको चतुर्थांश समझ में नहीं आता है तो आप मेरी अगर पिछली क्लास देख लेंगे तो उसमें मैंने चतुर्थांश अच्छे से समझाया है, 2.1 में अच्छे से समझाया मैंने चतुर्थांश, उसको जरूर देख लेना क्योंकि उसमें सारी चीजें बता रखी है मैंने। ठीक है, और इसमें भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, निर्देशांक लिखेंगे x, y लिखते हैं, मतलब पहले x वाला लिखेंगे, फिर इसी के नीचे वाला y लिखेंगे, y मतलब 5 लिखेंगे जो y का मान है। अब कॉमा लगा लेंगे, 4, 6 और कौन सा निर्देशांक नीचे लिख लेता हूं मैं, 3, 7। ये हमारे क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। ये क्या हमारे आ गए, निर्देशांक। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से लिख देता हूँ। रेड पेन से लिखेंगे तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये हमने निर्देशांक निकाले थे। ठीक है, कौन कौन से, 5, 4, 6 और 3, 7। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक थे। अब ये कौन सी समीकरण के से, ये कौन सी समीकरण से थे, तो ये थे समीकरण 1 से। अब हम बात करेंगे समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से कौन सा था, अगर आपने लिखी हो तो समीकरण x माइनस के y बराबर 4, यही तो था समीकरण 2। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये किया था वैसे ये करना, किसी का भी रोक लो, किसी को भी इधर भेज दो। तो x को रोक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y को उधर ले जाओ, प्लस में जाएगा। अब बताओ y के मान कौन कौन से रखें कि 4 के जोड़ने पर, मतलब 4 में जुड़ने पर जो भी मान रखोगे वो 4 में जुड़ने पर कम से कम आ जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कम से कम आ जाए, ताकि कम से कम आएगा तो ग्राफ ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अगर ज्यादा लंबा जाएगा तो मतलब संख्या ज्यादा बढ़ी जाएगी तो ग्राफ भी ज्यादा लंबा जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी कि 10 से कम आ जाए, और 10 से नीचे नीचे आ जाए तो बेहतर है, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी तो कोशिश यही है ना कि कम से कम आए। ठीक, तो कौन कौन से रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें और 3 रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7, 6 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा रखने पर। आई होप ये बिंदु निकालने वाला सीन आपके समझ में आ गया होगा, और अभी तक नहीं आया तो इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया अब तीसरे चैप्टर में चलने वाली है लगातार। ठीक है, तो y का मान सबसे पहले 1 ले लेंगे, लेने पर 1 लेंगे, तो x बराबर यहीं पे तो रखेंगे, 4 प्लस के 1, तो x बराबर 5। अब y बराबर कितना, 2 लेने पर। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 प्लस
y की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। और y बराबर कितना लेने पर, 3 लेने पर, तो x कितना हो जाएगा भाई, कितना रख रहे हैं, 3, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, टेबल बना लेंगे। किसकी बात करेंगे, टेबल की। तो टेबल बना लेते हैं। टेबल से हमें ये सहूलियत मिल जाती है कि बिंदु हमने कौन कौन से निकाले हैं और कौन कौन से हमें रखने हैं। इससे ये है कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को। ठीक है, कितने बॉक्स खींचने हैं, 4, 1 2 3 4, एक्स कॉमा वाई। वाई का कौन कौन सा मान रखें, 1, तो एक्स का कितना आया, 5, वाई का कौन सा रखा, 2, तो कितना आया एक्स का, 6, वाई का कितना रखा, 3, तो एक्स का कितना आया, 7। निर्देशांक निकाल लें, निर्देशांक लिख लें, निर्देशांक कौन कौन से हैं निर्देशांक, तो 5,1 कैसे किया, एक्स वाला पहले वाई वाला बाद में, 6,2 और 6,2 है ये, 7,3। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक निकल कर आ गए। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ खींचना बहुत जरूरी है। ग्राफ ही पूछा था हमसे, मतलब ये कि चतुर्थांश में, ग्राफ में, चतुर्थांश में, इसमें ये जो लाइनें हैं एक्स और वाई, इसमें इन बिंदुओं को कैसे कैसे दर्शाओगे, ये हमें करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर इसके इन बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि ये जो निर्देशांक हैं इनको हमें दर्शाना है। तो समीकरण 1 के निर्देशांक ये थे और समीकरण 2 के निर्देशांक ये थे। हमें क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। दिस इज अ ग्राफ, एक ग्राफ है और इसमें हमने दूरियां शो कर ली हैं। मतलब ये कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश मान लेते हैं, और ये वाई डैश। ठीक है, एक्स अक्ष ये जो है, दोनों जो चतुर्थांश एक दूसरे को काट रहे हैं, ये 0 है, इसको ही हम चतुर्थांश बोलते हैं। यही ग्राफ का काम करता है। बिंदु जो काट रहा है इसको मूल बिंदु कहते हैं, 0,0, और इस बिंदु से यानी कि 0 से राइट साइड को जब एक्स अक्ष जाता है तो ये प्लस में जाता है, और बाईं ओर जाता है तो ये माइनस में जाता है। मतलब जो क्षैतिज है, जो गिरा हुआ है, वो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और 0 के राइट साइड पे प्लस और 0 के बाईं ओर माइनस। अब ऐसे ही बिंदु 0 के ऊपर जाएगा तो प्लस वाई अक्ष पर, और नीचे आएगा तो माइनस के वाई अक्ष पर। ठीक है, हमें हमारे बिंदुओं में कोई भी मान माइनस का नहीं है, कोई भी मान माइनस का नहीं है, इसलिए मैंने ये भाग माइनस के छोटे बनाए ताकि हमें जगह काफ़ी मिल सके और जगह ज़्यादा कॉपी में घेरे ना। ठीक है, तो सारे प्लस के हैं तो मैंने प्लस प्लस को ज़्यादा नाम दिया है, और माइनस माइनस को छोटा सा दर्शा दिया ताकि इसकी हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है। जब जरूरत होती तो हम इसको आगे खिसका लेते। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे निर्देशांकों को इसमें दर्शाना। तो निर्देशांकों को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, बस एक्स, पहला वाला एक्स अक्ष पे देखेंगे, दूसरा वाला वाई अक्ष पे। देखो सब प्लस के हैं तो हमें ना तो इधर देखने की जरूरत है ना ही इधर देखने की जरूरत है। जो भी देखेंगे एक्स अक्ष पे ये वाला देखेंगे और वाई अक्ष पे ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, 5,5, पहले इस वाले समीकरण को हमें, मतलब ये जो समीकरण पहले के निर्देशांक है इसको हमें इसमें दर्शाना है। तो 5,5, 5 कौन सा है, ये 5 कौन सा है, एक्स अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष वाला 5 कहाँ है, ये, और 5 वाई अक्ष पे कौन सा है, ये वाला। तो इसके ठीक सामने देखेंगे हम, इसके ठीक सामने देखेंगे कि ये जो आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है ना, और ये ठीक इसके सामने, आप स्केल से चेक कर लेना, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया। तो निर्देशांक हमने 5,5 यहाँ पर शो कर दिए, ये 5,5, राइट। अब 4,6 लिख लेते हैं ताकि तीनों बिंदु जब आपस में मिल जाए तो एक ही लाइन में खींच सकते हैं। तो 4,6 कौन सा है, 4 ये आ गया और 6 ये। तो देखो 4 ये आ गया और 6 इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा। अब स्केल से मापेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, मैं स्केल से माप के देख नहीं रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है।
लेकिन आप स्केल से खींचना, ठीक है। थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 4,6 वाला है ये। अब 3,7, तो 3 और 7 कहाँ है? 7 है ये, तो कहाँ? यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे, ये, ठीक है, ये आ गया। तो 3,7। अब क्या करेंगे, इनको आपस में, तीनों को आपस में मिला देंगे। तो तीनों को आपस में मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन आएगी। अगर सीधी लाइन नहीं आ रही है तो स्केल से मैं आपको जरूर देखना। तो ये लाइन हमने खींच ली है। अब स्केल से अगर चेक करेंगे ना तो पूरी सीधी लाइन आएगी। वैसे हमारी भी ज़्यादा इधर उधर नहीं आई है, सीधी आई है। अगर आपको कोई भी बिंदु इधर से उधर होता है तो इस बिंदु को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बोल्ड कर सकते हैं। अब हम समीकरण 2 के निर्देशांक की बात करेंगे। 2 के निर्देशांक कहाँ कहाँ यूज करेंगे? ये निर्देशांक हम दर्शा रहे हैं, यही ग्राफीय निरूपण है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ ऊपर, यहाँ पर डाल देता हूँ ग्राफीय विधि, ये ग्राफीय निरूपण ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 के बिंदु कौन कौन से, यानी कि 2 के निर्देशांक के बिंदु कहाँ कहाँ आएंगे? तो 5,1 कहाँ है? 5 है ये, और 1 है ये, एक ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 है एक्स अक्ष में, जो पहला वाला होगा वो एक्स अक्ष वाला, जो दूसरा वाला होगा वो वाई अक्ष का। तो 5,1, 5 है ये और 1 है ये, इसके ठीक सामने, है ना, ये आ गया 5,1, ठीक है। ये कॉमा लगा है भाई, 6,2, तो 6,2 ये आ गया इसके ठीक सामने। और 7,3, 7,3 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ 7,3 यहाँ होगा। ये 2 थोड़ा सा ऊपर बनेगा और ये आ गया, ठीक है। अब इनको आपस में मिलाना है, ये है 7,3, ठीक है, 7,3। अब इनको भी आपस में हमें मिलाना है। आप स्केल से चेक करेंगे तो पूरी सीधी लाइन आएगी, नहीं आएगी तो बोर्ड कर लेना। तो ये हमने तीनों बिंदु आपस में मिला दिए हैं। अब ग्राफीय विधि से हल पूछा था, तो ग्राफीय विधि से हल देखो, हमारे x और y के मान कौन कौन से आए थे? तो x का मान आया था 7 और y के कौन कौन से आया था? 3, ये तो आए थे भाई। हम देखेंगे कि जो दोनों लाइनें हैं, जो दोनों ग्राफ हैं, वो कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं, कौन से बिंदु पर कट रहे हैं, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कौन से बिंदु पर? इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम क्या है? 7,3। तो 7,3 का मतलब ये है कि 7 कौन सा? एक्स अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष यानी कि एक्स का मान कितना? 7, और वाई अक्ष पे 3। तो एक्स और वाई के मान ग्राफीय विधि से भी ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन सरल था, है ना, क्योंकि मेथड मैंने बहुत समझाया है, इसमें बहुत सी चीजें मैंने समझाई है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर आपके समझ में आ गया तो आप जल्दी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 की हम बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका आई होप स्क्रीन पर होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। और ग्राफीय विधि दोनों के लिए बोला है ऊपर ही, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफीय विधि पहले ही बोल दिया है, और सेकंड वाले में, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में जिसका सवाल दे रखा है उसके मान भी निकलवाए, मतलब लड़की और लड़कों की संख्या निकलवा दी थी पहले वाले में, और दूसरे वाले में हमें कलम का भी मूल्य निकालना, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हमें निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानना पड़ेगा किसको? इसको भाई, सवाल को तो मानना पड़ेगा। तो पेंसिल तथा कलम का मूल्य माना एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य
एक पेंसिल यहां से लिख लेते हैं, मान लेते हैं ना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य ₹22 है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य ₹22 है। प्रश्नानुसार की अगर हम बात करें, मतलब जो प्रश्न में बोला है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें 2 शर्तें दी हैं। फर्स्ट शर्त में क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल x, 7 कलम मतलब 22, दोनों का मूल्य कितना, ₹50। समीकरण 1, ठीक। सेकंड शर्त में अगर हम बात करें, पलट दिया है इनको बस, और कुछ नहीं। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना, ₹46। समीकरण 2। अगर आपके लिए कोई चैलेंज होगा तो समीकरणों को हल करना होगा, जहां तक मुझे लगता है ना, क्योंकि क्लास 8th और 9th में समीकरणों को हल करना सिखाया जाता है। अगर आपने नहीं सीखी होंगी तो फिर ये आपके लिए चैलेंज होगा कि समीकरणों को हल कैसे किया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम हल कर लेते हैं। समीकरणों को ऊपर नीचे रख लेते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ कि समीकरणों को हल कैसे करना है। समीकरण 1 और 2 का हल करना है, x और y के मान निकालने हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ देख लेते हैं। चलो लाइन छोड़ देते हैं ताकि कुछ लिख सके। समीकरण 1 व 2 से कैसे करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे भाई। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। देखो, अगर आपने पहला वाला जो क्वेश्चन ध्यान से किया होगा तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। नहीं आया है तो फिर दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हमें चिन्ह परिवर्तन करने होंगे ताकि एक दूसरे को काट सकें। कर कटेगा कब, जब एक जैसे होंगे। कौन से एक जैसे, या तो 5x यहाँ पर है तो 5x यहाँ पर होना चाहिए, या फिर 7x यहाँ पर है तो 7x यहाँ पर होना चाहिए। सेम ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं x वाला ये हो जाए। 7y है तो यहाँ पर भी 7y होना चाहिए। तो अगर 7 यहाँ पर 5y है तो यहाँ पर भी 5y होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ चिन्ह का भी परिवर्तन होना चाहिए। एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन करेंगे। लेकिन अगर चिन्हों का परिवर्तन हमने कर दिया, मतलब जो प्लस का वो माइनस कर दिया और जो माइनस का वो प्लस कर दिया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। क्या कि बस इतना कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम हो गए तो काट सकते हैं, दोनों सेम हो गए तो काट सकते हैं। तो कौन सा सेम करना चाहोगे, एक्स वाला या वाई वाला? जिसका सही लगे उसका कर लो, जिसका आपको मन करे। तो क्या करेंगे, चलो वाई वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई वाला सेम करेंगे तो वाई वाला कट जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अब एक्स का भी कर सकते हैं तो वाई का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कैसा करेंगे, दोनों को सेम करने के लिए समीकरण 1 में कितने से गुणा करें, समीकरण 2 में कितने से गुणा करें। वाई वाला सेम करना, ध्यान रखना। मतलब ये कि इसमें कितने से गुणा करें और इसमें कितने से गुणा करें कि दोनों सेम आ जाए। एलसीएम ले लो। क्या दोनों का अगर समझ में नहीं आता कितने से गुणा करें तो एलसीएम ले लो, और आ रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर लो। तो कैसे करेंगे, देखो, अगर इसमें हमने 5 से गुणा कर ली, 7 × 5 = 35, और इसमें अगर हमने 7 से गुणा कर ली तो 5 × 7 = 35। लेकिन दोनों में से 35 आ गया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन्हीं दोनों पदों में गुणा नहीं कर सकते। हम करेंगे तो इस पूरी समीकरण में करेंगे, जितने से भी करेंगे, और इसमें करेंगे तो पूरी समीकरण में करेंगे, जितने से भी करेंगे। तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, इसमें कितने से गुणा कर दें, इसमें कितने से गुणा कर दें, तो कितने से गुणा कर देते हैं, 5 से। 5 7, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, बाकी कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे। जो सेम करना है उस पर फोकस करना है। 5 7 35 आ जाएगा, और इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 7 से। 7 5 35, बाकी और भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। अगर चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर,
सही है। अब गुणा करने पर तो फिर गुणा करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों में पीछे गुणा लगा के संख्या लगा के और डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि इसमें इतने से गुणा होगी, इसमें इतने से गुणा होगी, तो गुणा करके और गुणा करके मतलब लिख के पूरी लाइन कि इतने में इतने से गुणा करने पर, इसमें इतने से गुणा करने पर, और दोनों को गुणा करके लिख दो, फिर ऊपर नीचे करके कटा दो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 5 पंजे 25, यहाँ पर 5 नहीं कितना है 25 है, ध्यान रखना। 5 7 35, यहाँ पर कितना है 7 नहीं है, कितना है 35 है, कितना है 35 है, कितना है 35 है, यहाँ पर भी कितना है 35 है, ध्यान रखना। ये 7 7 49 यहाँ पर। अब इसकी गुणा पूरी समीकरण में होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। ठीक है, लेकिन ये सेम हो गए और प्लस माइनस होगा तो ये कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। 35 हटा देता हूँ, याद के लिए लिखा था, तो ये क्या हो गया 35 कट गया। 5 पंजे 25x, देखो थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 5 पंजे 25x, ये 25x हो गया, अलग लिख लेते हैं। 7 7 49, ये 49x हो गया। ये माइनस का है, ये प्लस का, ध्यान रखना, ये माइनस का है, ये प्लस का। ये प्लस का था लेकिन अब नहीं है, अब चिन्ह परिवर्तन हो गया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम काट सकें, पूरे समीकरण का करना होगा। तो 49 हो गया, तो 49 माइनस का तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, 24 हाँ 24 x माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आएगा। अब बराबर ये कितना है 5 पंजे 25, 25 250 और इसकी गुणा कर लो 7 6 42, 7 चौक 28, 4 32, ये माइनस का 322 और 250 घटा लो आपस में, क्यों घटेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटा लो कितना बचेगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 72 बच गया माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर 24 बटे में आ जाएगा, 24 से काटेंगे 24 दिया 72। आई होप ये आपको समीकरण हल करना समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया है तो समझ में जरूर आया होगा। और अगर आपको ये आता है तो आप जल्दी ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइम बहुत लिया समझाने के लिए। ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं है समीकरणों को हल करने में, क्योंकि मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का आ जाएगा निकल के। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का आ जाएगा। किस में रख दो, अच्छा किस में रखें, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन किस में रखना, किस में रखना सही रहेगा, तो उसमें रखना जिसमें सॉल्यूशन कम करना पड़े। तो सॉल्यूशन तो दोनों में बराबर है, तो किसी में भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, नो दिक्कत। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रख सकते हो, मर्जी है। x की जगह पर रखना है भाई 5 गुणा 3, क्योंकि x का मान 3 रखना है, प्लस 7 भाई बराबर 50। 5 दिया 15, 15 जाएगा इधर, क्योंकि y का मान निकालना है, तो जो इसके प्लस माइनस में होगा उसको इधर भेजेंगे, उसको इधर भेजेंगे। तो 15 इधर जाएगा 50 के माइनस में, तो 7y बराबर 50 माइनस 15। लाइन बहुत टेढ़ी हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो जाती चल जाता, तो इतना तो चली जाएगा ना। 50 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 35, और 7 से काट लो, 7 पंजे 35, ये बटे में जाएगा तो कट जाएगा, इसके लिए यहीं काट दो। तो y का मान कितना आ गया भाई 15, और x का कितना आया था 3, दोनों को साथ में लिख लो, ये वही देखो। तो इसमें पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य y यानी कि 5 रुपये है। ठीक है, ये आंसर आपके आ चुके हैं। अब आपको ग्राफीय विधि से निकालना है। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 से, मैं आपको मान बता देता हूँ, करना आपको खुद है। समीकरण 1 से क्या करोगे, ग्राफीय विधि के लिए हमें क्या निकालने होंगे, निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली। इसका निकालोगे, x का निकाल लो, y को इधर भेज दो, 7y माइनस में जाएगा, और x का निकालोगे 5 इन दोनों के बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी, यहाँ पर आप अटक सकते थे, लेकिन अब नहीं अटकोगे, क्यों, क्योंकि y के मान मैं बताने वाला हूँ। कैसे, मुझे भी सोचने पड़ेंगे। देखो y के ऐसे मान रखने हैं, ध्यान से समझना, हम बिंदु निकाल रहे हैं, y के ऐसे मान रखने हैं हमें कि y का मान जो भी रखेंगे तो 7 के गुणा में आएगा, तो 7 से गुणा हो जाए, 50 से घट जाए और 5 से कट जाए। अगेन फिर से समझो, y के हमें ऐसे 3 मान रखने हैं कि 7 से गुणा हो जाए, और 7 से गुणा होने के बाद 50 से घट जाए, और घटने पर जो आएगा वो 5 से कट जाए। समझ में आया। तो ऐसा कौन सा मान है
सबसे पहले ये बताओ कितना रख सकते हैं। सबसे पहले तो 0 रख लो, है ना। सबसे पहले तो कितना रख लो, 0 रख लो, रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 बन जाएगा, है ना। मान कोई भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 0 ही रखना है, कुछ भी रख सकते हो। 0 बन जाएगा, 50 बचेगा, 5 से कट जाएगा। और 5 रख लो, 7 पंजे 35, 50 में से 35 जाएगा, 15 बचेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। और बताओ, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 50 घटाएंगे, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। और 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। 9 सत्ते 63, नहीं कटेगा। 10 रख लो, 10 सत्ते 70, 3 रख के देख ले, 7 या 21, नहीं कटेगा। 10 रख लो भाई, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, 20 बचेगा माइनस के, 5 से कट जाएगा। माइनस का है, प्लस का उससे मतलब नहीं है, कटना चाहिए बस, सही है। और कौन सा, बस इतने रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो, क्योंकि 3 मान रख लिए। रखने पर ऐसे ही बिंदु निकालने हैं, ऐसे ही इसके निकाल लेना, कौन कौन से मान रखोगे वो तुम देख लेना, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे का आपको खुद ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और टाइम टेकिंग बहुत है। मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पिछले क्वेश्चन में बहुत बारीकी से समझाया है। अगर नहीं आया समझ में तो उसको फिर से वीडियो को पीछे करके देखना, समझ में जल्दी आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाई के मान ये वाले रख लेना, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाई के मान समीकरण 1 में मतलब इसमें रख लेना, एक्स से मान निकल के आ जाएंगे, बिंदु निकाल लेना। और समीकरण 2 से भी ऐसे ही कर लेना। कैसे करोगे, 5 बाई को इधर ले जाना और 7 इसके बटे में आ जाएगा। कोई ऐसे मान रखना जो गुणा करने पर, घटाने पर या जोड़ने पर उतने से कट जाए जो बटे में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, क्योंकि इसमें ग्राफ भी थे, डबल क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए थे, और पीछे स्टार्टिंग में मैंने फिर बेसिक भी बताया था आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो थोड़े सरल हैं और इतने लेंदी भी नहीं है, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगर आपके समझ में कम आया है तो आपको वीडियो को फिर से देखना चाहिए, और एक बार नहीं 2 से 3 बार देखेंगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ठीक है, थैंक यू।